चैप्टर ये जो है ना बेटा आपका स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 9 जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। आप लोगों ने 10th लेवल पे एक टॉपिक स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा हमारे पास एक ही फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला भी था। चलो डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला दो पढ़े आप लोगों ने, ठीक है। वो कंसेप्ट जो सिंपल से दो फॉर्मूले से वो इसमें यूज़ होने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, जिनमें से एक चैप्टर ये है, एक इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आएगा और एक आएगा आपका कॉनिक सेक्शन का चैप्टर। ये 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। वो जो 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, बड़ा सिंपल सा टॉपिक सा था, ये सिंपल सा टॉपिक नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूँ ये, ठीक है। थोड़ा केयर करनी है इसकी। तो स्टार्टिंग में जो आपने 11th क्लास के अंदर जो कंसेप्ट स्टडी किए थे वो आपका डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला तो इसमें साथ साथ लगने वाला है, वो लगेगा ही लगेगा। क्या था आपका जो आपने 10th में स्टडी किया था, वेरी फर्स्ट था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है x1, y1 एंड x2, y2, जो 10th क्लास में किया पहले उसको रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट किया था ये। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट्स के बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 एंड 3, 10। मान लिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2D प्लेन पे आपको 2 पॉइंट दे दीजिए, एक पॉइंट आपके पास है 1, 2, दूसरा पॉइंट आपके पास है 3, 10। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता था बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट, मीन्स ये आ गया 4 प्लस 64 अंडर द रूट ऑफ 68, राइट। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ा था। उसी तरह से सेकंड कंसेप्ट जो आप लोगों ने स्टडी किया था वो था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारे पास किस तरह से एप्लीकेबल होता था, अगर एक लाइन सेगमेंट आपको दे दिया गया, जिस लाइन सेगमेंट के 2 कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए गए आपको A एंड B, ये पॉइंट था x1, y1, अनदर पॉइंट इज x2, y2, और इन दोनों के बिटवीन एक पॉइंट P हमारे पास है अल्फा, बीटा, लाइक ये P पॉइंट अल्फा, बीटा इस लाइन सेगमेंट को L/M में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है और ये P के कोऑर्डिनेट मिसिंग है और ये P पॉइंट इसे एक सर्टेन रेशियो L/M में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट आप कैसे कैलकुलेट करते थे सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग, L को इससे मल्टीप्लाई करते थे बेटा, M को इससे मल्टीप्लाई करते थे हम, मीन्स L इंटू में x2 प्लस M इंटू में x1 ओवर L प्लस M, सिमिलरली L इंटू y2 प्लस M इंटू y1 ओवर L प्लस M, ये था फॉर्मूला। अगर इसमें जो P पॉइंट आपके पास है, ये P पॉइंट AB का मिड पॉइंट हो, यानी कि AP और PB ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो, जब AP और PB, व्हेन P इज द मिड पॉइंट, व्हेन P इज द मिड पॉइंट, तो आपको पता है कि ऐसे केस में AP और PB दोनों इक्वल होंगे, तो AP अपॉन में PB डिवाइड कर ले यहाँ पे तो आ जाएगा 1, या मैं कहूँ कि बेटा AP और PB की जो रेशियो है दैट विल बी 1:1। ऐसे केस में ये रेशियो बन जाती है 1:1, और रेशियो 1:1 हो तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ये L और M दोनों को अगर हम यहाँ पे 1 और 1 यूज कर लें, तो ऐसे केस में P जो आपके पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बनेंगे बेटा, अगर मैं L को और M को दोनों को 1 यूज कर लूं तो ये आएगा x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये जो आपने 10th में स्टडी किया था ये साथ साथ यूज होना है। अच्छा 10th क्लास में ना एक फॉर्मूला और हुआ करता था NCERT में, जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो आपका पिछले 2 साल पहले जब हमारे पास सिलेबस को रिड्यूस किया गया तो उसको रिमूव कर दिया गया।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक कंसेप्ट है जो इसमें अब यूज होने वाला है। मतलब 10th में पहले 3 हमारे पास कंसेप्ट हुआ करते हैं, जिसमें से 2 तो सिलेबस में अब कंटिन्यू है, तीसरे को डिलीट किया जा चुका है, तो वो आप लोगों की नोटिस में नहीं है। और तीसरा रिजल्ट मैं वो आपके सामने सबसे पहले ले रहा हूँ। ये तो सब आपने 10th में किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2D प्लेन पे ग्राफ पेपर पे आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हों तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज ये आपके पास जो है ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, इस ट्रायंगल का एरिया बेटा मुझे कैलकुलेट करना है, दिस एरिया। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है x3 y3। जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हो तो ऐसे केस में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। नहीं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास होगा ट्रायंगल का एरिया। और ये लगाया मॉड। मॉड क्यों लगाया गया कि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल का एरिया का रिजल्ट है जो 10th क्लास में पहले हुआ करता था, अब नहीं है 10th में, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। अब ये इस चैप्टर में यूज होना है, ये क्वेश्चंस में आएगा आपके सामने। ये कब यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कभी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सीधा आपने ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास इसमें यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लो, चलो इधर लेते हैं, ये दिया गया आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय 2, 3, -1, 4 एंड 4, 9। ट्रायंगल के बेटा 3 पॉइंट्स आपको दे दिए गए। एक पॉइंट दिया गया 2, 3, अनदर पॉइंट इज -1, 4, थर्ड पॉइंट दे दिया गया 4, 9। इनमें से किसी भी पॉइंट को आप x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 एज्यूम कर सकते हो आप। लाइक ये पॉइंट हमारे पास है x1, y1, इसको x2, y2 नाम दे दिया, इसको x3, y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये आएगा मॉड में, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और यूज करें इसे, हाफ ऑफ x1 है बेटा ये 2, y2 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है y3 माइनस y1, ये y3 है और ये y1 है बेटा, प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 4। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, हाफ ऑफ कितना आ गया -10 -6 -4। रिजल्ट हाफ ऑफ मॉड में -20, ये आ गया बेटा 10 स्क्वायर यूनिट्स। मॉड लेने के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, राइट। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे यूज किए हैं और एरिया का ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बाई चांस वैल्यू 0 आ गई। अगर 3 पॉइंट्स आपके पास मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमारे पास ऐसे चल रहे तो ट्रायंगल का एरिया कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन पे हो, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा, तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे केस में एरिया की वैल्यू 0 आएगी। कभी भी 3 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं और वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें, कोलिनियर हैं, तो ऐसे केस में जो एरिया की कैलकुलेशन हम करें इसका आंसर 0 निकलेगा। मीन्स व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट विल बी इक्वल टू 0। कभी भी आपको प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं
3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए गए तो सिंपली उसका आपने एरिया निकालना है, और एरिया अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये तो है बेसिक चीजें जो आपने पहले हमारे पास जो है ये 2 कंसेप्ट आप लोगों ने, एक डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड आपने हमारे पास सेक्शन फार्मूला, ये 10th में स्टडी किया हुआ है। ये एक नया कंसेप्ट आपके सामने है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन ये इस चैप्टर का पार्ट बहुत छोटा सा है, ये 2-4% ही यूज होने वाला है। अब इसके बाद सारी नई चीजें स्टार्ट होती है जो बेसिकली 11th की हैं, और उसमें पूरे चैप्टर के अंदर मेन रोल प्ले करेगा वो ये टॉपिक है, दिस इज अ स्लोप ऑफ लाइन। आज की क्लास में मेन टॉपिक जो चलना है वो बेसिकली आपका बेटा यही है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, क्या है स्लोप ऑफ लाइन? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लिखेंगे, बुक साथ साथ नोट करेंगे, और उसके बाद इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। व्हेन ए लाइन मेक्स an inclination theta with positive direction of x axis, then out of 6 trigonometric ratio the value of tan theta is called slope of line. The value of tan theta is called slope of line. अगर एक लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एंगल बन रहा हो थीटा, एक लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बन रहा हो, तो 6t रेशियो में से साइन कॉस टेन सीकेंड कॉसेकेंड कॉट में से जो टेन थीटा की वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ लाइन। मीन्स अगर एक ग्राफ पे मान लिया हमने एक लाइन ड्रॉ की, ग्राफ पे बेटा आपने एक लाइन ड्रॉ की, मान लिया ये लाइन गई, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि वो डायरेक्शन जिसमें एंगल पॉजिटिव बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपकी है पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बन रहा है, तो आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन सीकेंड कॉसेकेंड कॉट में से टेन थीटा की वैल्यू को कहा गया स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन यहां पर हमारे पास क्या होगा बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जिसको m से डिनोट किया जाएगा, स्लोप को m से डिनोट किया जाएगा, m इज द टेन थीटा। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, और पूरा चैप्टर इसके आगे पीछे घूमेगा, पूरा चैप्टर बिगनिंग से लेके एंड तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन का एंगल विद, कभी भी आप ग्राफ पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस है कोई एंगल तो जरूर बनेगा। अब विद एक्स एक्सिस जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से चलेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एंगल जो आपके पास विद एक्स एक्सिस लाइन का जो एंगल यहां बन रहा है, इस एंगल को हमारे पास यहां पे डिफाइन किया गया थीटा। जो डेफिनेशन में यहां पे हम थीटा यूज कर रहे हैं वो ये एंगल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस अगर थीटा है तो आउट ऑफ 6t रेशियो सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू को नोटिस करना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है। जो टेन थीटा की वैल्यू होगी इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ना साइन थीटा, ना कॉस थीटा, ना सीकेंड, ना कॉसेकेंड, ना कॉट, किसको कहा गया? टेन थीटा को। मान लो सपोज एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, एक लाइन आपने ड्रॉ की, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस यहां बन रहा है सपोज 30 डिग्री, तो स्लोप क्या होगी इसकी? टेन थीटा के अकॉर्डिंग टेन 30, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये है स्लोप ऑफ लाइन। अगर एक लाइन आपने ड्रॉ की, उस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा है सपोज 120 डिग्री मान लो, तो अब इस लाइन की स्लोप क्या होगी? दैट इज tan ऑफ 120 डिग्री
अब tan 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री से हमने पढ़ लिया है, तो tan 120 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 180 माइनस 60 एंड tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, द स्लोप इज माइनस √3। क्या है स्लोप? अगर एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बन रहा है तो tan थीटा की वैल्यू को कहा गया स्लोप ऑफ लाइन। एंगल किसके साथ है? विद एक्स एक्सिस, ना विद वाई एक्सिस, ना विद एनी अदर लाइन। एंगल किसके साथ बनना चाहिए? विद एक्स एक्सिस। मान लो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब एक लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब इसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है? कोई बन ही नहीं रहा, एंगल 0 है। तो ऐसे केस में इस लाइन की स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगी? tan थीटा के अकॉर्डिंग दैट विल बी tan 0 एंड tan 0 किसके इक्वल होता है? बट ट्रिगो की टेबल tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? 0। किसके इक्वल? एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी? 0। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन आपने कोई ड्रॉ की और वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है? 90। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी फिर? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड। क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप? अगर एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन सीकेंड कॉसिकेंड कॉट में से tan थीटा की वैल्यू को क्या कहा गया? स्लोप ऑफ लाइन। किसको? tan थीटा की वैल्यू को। अब इसे ही यूज करते हुए मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ की, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड with both the axes। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका एंगल दोनों एक्सिस के साथ इक्वल है। दोनों एक्सिस के साथ इक्वल, यस। मान लो आपके पास दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना है? अब दोनों के साथ इक्वल एंगल बनेगा तो कितना बनेगा फिर? 45 बनेगा यहां पे और 45 यहां बनेगा। क्या एंगल इक्वल हो गया? अब इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है? 45। तो स्लोप क्या होगी? tan 45 की वैल्यू। अब जरूरत थोड़ी है कि बेटा एंगल यहीं पर इक्वल बनेगा, वो एंगल तो यहां पे भी इक्वल हो सकता था। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है दोनों एक्सिस के बीच एंगल तो यहां भी 90 डिग्री है। अब लाइन ऐसे चली गई, हमारे पास लाइन ऐसे चली गई। अब ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, इक्वल एंगल दोनों एक्सिस के बीच में है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये बता रही है कि एंगल जो लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो एंगल जो स्लोप के लिए यूज किया जाएगा वो यहां से लेके यहां तक होगा। ये 90 है, ये 45 है, टोटल कितना हो गया? कितना हो गया भाई? ये एंगल स्लोप के लिए इस लाइन का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये बनेगा। अब इसकी स्लोप क्या होगी? tan 135। tan 135 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? -1। कभी भी क्वेश्चन में ये कह दे कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद बोथ द एक्सिस, तो स्लोप की वैल्यू 1 भी हो सकती है, स्लोप की वैल्यू -1 भी हो सकती है। ऐसे केस में स्लोप आप +-1 लेके चलेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस के केस में स्लोप की वैल्यू क्या होगी? +-1। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगी? नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द स्लोप? क्या स्लोप हमारे पास? स्लोप हमारे पास क्या बेटा? एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस अगर हमारे पास थीटा बन रहा हो, एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा हो, तो आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6T रेशियो में से tan थीटा की जो वैल्यू होगी उसको कहा जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। क्या कहेंगे हम? अगर एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा हमारे पास हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल यहां से बनना चाहिए,
यहां से नहीं, यहां से नहीं, ध्यान रखना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे हम, स्लोप को किससे डिनोट किया जा रहा है, एम से। किससे, एम से। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, अब अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एंगल विद एक्स एक्सिस जीरो है, कोई एंगल नहीं बन रहा। ऐसे केस में टेन थीटा के अकॉर्डिंग स्लोप होगी टेन थीटा, थीटा जीरो था तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड। और अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों एक्सिस के साथ एंगल इक्वल यहां भी बन सकता है, एंगल इक्वल यहां भी बन सकता है। तो स्लोप निकालने के लिए आपने एंगल यहां पे 45 और यहां कितना बन रहा है 135, तो स्लोप क्या होगी ±1। अभी डेफिनेशन जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस, राइट। अब यहां पे बन जाती है बेटा दो कंडीशन, ध्यान से देखना। द वेरी फर्स्ट, when two lines are parallel, ग्राफिकली दो लाइंस आपने ड्रॉ की और दोनों लाइंस पैरेलल थी। ग्राफिकली दो लाइंस ड्रॉ की, दोनों पैरेलल, फर्स्ट लाइन ये गई बेटा, सेकंड लाइन ये गई, दोनों पैरेलल हैं। अब इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, जो एंगल यहां पर बनेगा मान लो उसको थीटा 1 नाम दे दिया। इस लाइन का एंगल विद एक्सिस को नाम दे दिया मैंने थीटा 2। बेटा ये बताओ, ये लाइन अगर L1 है, ये लाइन L2 है, L1 लाइन अगर पैरेलल है L2 के, तो क्या ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। थीटा 1 किसके इक्वल होगा, तो टेन थीटा 1 की वैल्यू फिर किसके इक्वल होनी चाहिए, टेन थीटा 2 के। भाई दोनों एंगल्स इक्वल है तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर जो आएगी वही टेन थीटा की वैल्यू यहां आएगी। इसका मतलब फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है m1 और सेकंड लाइन की जो स्लोप है m2 क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल। कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, आपको प्रूव करने की दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप के बेसिस पे कैसे प्रूव करेंगे, स्लोप दोनों की क्या होगी, इक्वल। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के एंगल्स विद एक्स एक्सिस सेम बनेंगे, राइट। कभी भी दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के एंगल विद एक्स एक्सिस हमारे पास सेम बने हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ऐसे केस में टेन थीटा की वैल्यू यहां पे और टेन थीटा की वैल्यू यहां पे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि दोनों के एंगल सेम है। एक कंडीशन और बनती है इसमें बेटा, जो स्लोप के लिए बार बार यूज होने वाली है पूरे चैप्टर में, कंडीशन नंबर 2, when two lines are perpendicular, ग्राफिकली दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना बेटा, एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन यहां पे गई है जो, और इन दोनों के बीच में एंगल यहां पे 90 डिग्री है। दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री बना रही है आपस में। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया सपोज L1, इस लाइन को नाम दे दिया सपोज L2। सपोज इस लाइन का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है सपोज, और इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस यहां पे जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल नाम दे दिया थीटा 2। इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा 1, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है, थीटा 2। बताओ फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या होगी डायग्राम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लाइन का एंगल कितना बेटा, फर्स्ट लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा 1 है तो इसकी स्लोप क्या होगी, दैट इज tan थीटा 1। उसी तरह से स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन का एंगल अगर थीटा 2 है तो उसकी स्लोप tan थीटा 2। अब इन दोनों में रिलेशन है कि एस्टेब्लिश करना हमने। बेटा ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। थीटा 2 एंगल किसके इक्वल होगा, 90 प्लस थीटा 2 एंगल ज्योमेट्री में स्टडी करके आए, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 90 प्लस थीटा 1 होगा। पढ़ा कभी, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट के सम के इक्वल होता है।
अब इसे यूज करते हुए मैं सेकंड स्लोप निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। m2 जो tan θ2 था, उस θ2 में ये रिलेशन यूज करें हम, दिस इज tan ऑफ एंड बेटा tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, दिस इज माइनस कॉट थीटा। एंड कॉट को अगर हम चेंज कर लें, सर क्यों tan में कन्वर्ट किया, tan θ1 किसके इक्वल था, किसके इक्वल है, तो m1 अगर हम यहां पे रखें तो क्या आएगा, ये -1 अपॉन, तो m2 जो स्लोप हमारे पास आ रही है, m2 स्लोप आ रही है -1 अपॉन m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल, -1। कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल ऑलवेज -1 के इक्वल होगा। कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। आपको प्रूव करना है कि इस चैप्टर में कहीं पर भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप निकालो, उनका मल्टीपल अगर -1 आया तो इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, उन दोनों की स्लोप्स क्या है, इक्वल। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगी, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा, -1। दिस इज द रिलेशनशिप। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं बेटा। हो गया नोट? तो अभी तक स्लोप के बारे में जो आप लोगों ने नॉलेज ली है, स्लोप से रिलेटेड हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, पूरे चैप्टर में स्लोप ही चलेगा, ध्यान रखना। मेन एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस अगर थीटा हो, एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा हो, ना विद वाई एक्सिस ना विद एनी अदर लाइन। अगर लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हो तो 6t रेशो में से tan थीटा की वैल्यू को स्लोप कहा जाता है। एंड स्लोप निकालने के लिए आपको एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन होना चाहिए। आपने दो कंडीशन फिर ये स्टडी की, अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल है तो उन दोनों की स्लोप्स इक्वल है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का मल्टीपल किसके इक्वल है, -1। दो लाइंस अगर बेटा आपके पास पैरेलल है, अगर L1 लाइन पैरेलल है L2 के तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी, और अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पे तो स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा, -1। मान लीजिए इनमें से किसी एक की स्लोप मुझे दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मुझे m1 की स्लोप गिवन है 2/5 और मुझे m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m1 इंटू m2 अगर -1 के इक्वल है, यह आ गया 2/5 इंटू में m2 दैट इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए, m1 की स्लोप, m1 की वैल्यू ये थी, m2 की वैल्यू ये आई है बेटा। क्या इस स्लोप का नेगेटिव कर दें और रेसिप्रोकल कर दें तो ये आएगा, इसका नेगेटिव कर दें और रेसिप्रोकल कर दें तो ये आएगा, और अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं और रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आएगा। तो कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप में रिलेशन होता है कि उनका m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा। ऐसे केस में कभी भी एक लाइन की स्लोप अगर मुझे गिवन है और दूसरी लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर उसकी स्लोप निकालनी हो तो गिवन स्लोप का क्या करना है, नेगेटिव कर देना और रेसिप्रोकल कर देना है। मान लीजिए आपको m1 की वैल्यू गिवन है सपोज 5, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। अगर एक लाइन की स्लोप आपको गिवन है 2/7 तो नेक्स्ट स्लोप होगी -7/2, और अगर एक स्लोप आपको गिवन है -3, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। और अगर एक स्लोप आपको गिवन है a/b, चलो एक स्लोप आपको दे रखी है 0, क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें m1 और m2 का मल्टीपल -1 नहीं है। अगर एक लाइन की स्लोप 0 है तो दूसरी लाइन की स्लोप होगी बेटा नॉट डिफाइंड। अब दिस इंटू में दिस -1 नहीं आएगा, m1 इंटू m2 -1 होगा तब जब m1 m2 दोनों की वैल्यू डिफाइंड होंगी, जब दोनों की वैल्यू डिफाइंड होगी। और अगर उनमें से एक नॉट डिफाइंड होगा तो ऐसे केस में m1 इंटू m2 -1 नहीं होगा,
बट कंडीशन आपके पास वही है कि एक जो स्लोप है दूसरे का नेगेटिव और रेसिप्रोकल है। अच्छा बताओ, अभी तक जो स्लोप स्टडी किया, स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? एंगल विद एक्स एक्सिस। अब ऐसा भी होगा कि एंगल विद एक्स एक्सिस नहीं दिया हुआ, स्लोप निकालने का एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होगा। वो क्या है देखिए, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर ग्राफ पे हमारे पास जो लाइन जिसकी हम स्लोप निकालने जा रहे हैं उस लाइन पे आपको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक लाइन है बेटा, इस लाइन पे ये पॉइंट गिवन हमें और एक दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ। अगर मुझे इस लाइन का एंगल अगर दे दिया जाए ये विद एक्स एक्सिस, दिस एंगल गिवन हो, तो मैं tan थीटा से स्लोप निकाल सकता हूं। ये एंगल दे रखा तो हम tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। बाई चांस मान लो ये एंगल नहीं दे रखा, लाइन पे आपको ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए, मान लो सपोज ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब स्लोप कैसे निकालनी है देखना, यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जरा ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या होगा x1 और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x1 y1, तभी इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे x1 y1। उसी तरह से अब जो सेकंड पॉइंट था यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा फिर, और ये डिस्टेंस नेक्स्ट मैंने क्या किया बेटा, यहां से अब ए से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज ई। बेटा कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका है y1, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, लो जी ये y1 है, ये डिस्टेंस था x1, ये कंप्लीट डिस्टेंस x2 है, तो c से लेके d तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। ये वाला डिस्टेंस सेम इधर हमारे पास सेम होगा, ये x2 माइनस, गौर से देखना, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना था, थीटा। कितना एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी सेम होगा, सर क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसफर से गई, तो ये अगर थीटा एंगल है तो यहां पे भी एंगल क्या होगा। अब इस एंगल में आ जाओ जरा, मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी थी, स्लोप ऑफ दिस लाइन, लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, tan थीटा। क्या मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल थीटा है या नहीं है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू को जरा नोटिस करें, क्या बनती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BE अपॉन BE, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस माइनस दिस होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है y2, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, दिस इज y2 माइनस y1, डिनोमिनेटर में ये किसके इक्वल आ गया, स्लोप ऑफ लाइन। लाइन की स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये यूज कर सकते हैं, अगर लाइन पे आपको दो पॉइंट्स पहले से गिवन हो। अगर लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन है तो हम tan थीटा से स्लोप निकालेंगे, और अगर एंगल विद एक्स एक्सिस आपको नहीं गिवन और लाइन पे दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल सकते हैं। मीन स्लोप कैलकुलेट करने का एक ऑप्शन आ गया tan थीटा, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, y2 माइनस y1 ओवर, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन
फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, find the slope of line passing through 3,7 and -1,5। स्लोप किसके इक्वल है बेटा? लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, y2 माइनस y1 ओवर, भाई स्लोप निकालने के लिए कहा है लाइन किससे पास करी है? इन 2 पॉइंट से। तो यूज करें बेटा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यानी -2 अपॉन, आंसर इज 1/2, राइट। इसे नोट करो एक बार, यही तो था। देखो की पॉइंट आपके स्लोप के क्या हैं, समराइज करके बता रहा हूं। की पॉइंट्स आज के स्लोप से रिलेटेड हमारे पास क्या हैं? वो की पॉइंट्स आपके पास ये हैं कि अगर एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एंगल यहां पर थीटा हो तो स्लोप ऑफ लाइन ये tan थीटा होता है। स्लोप निकालने के लिए लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन होना चाहिए। अदरवाइज लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जिससे लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो स्लोप निकालने का ऑप्शन ये भी रहेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, पहला पॉइंट। दूसरा आपने स्टडी किया कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप में रिलेशन क्या था? स्लोप सी इनकी दोनों की इक्वल। जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का मल्टीपल किसके इक्वल है? m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास हो रहा था बेटा, अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन की स्लोप किसके इक्वल होगी? लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस 0 है, तो ऐसे केस में लाइन की स्लोप होगी tan थीटा के अकॉर्डिंग tan 0 मीन स्लोप विल बी 0। और अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ऐसे केस में स्लोप के लिए एंगल कितना बन रहा है? यहां स्लोप क्या होगी बेटा? tan थीटा के अकॉर्डिंग tan 90, नॉट डिफाइंड। और अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है बेटा, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ऐसे केस में स्लोप की वैल्यू क्या होगी? +-1। ये आपके स्लोप के की पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ज्यादा यूज होने वाले कंसेप्ट बेटा वो ये 3 हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरे कंसेप्ट हमारे पास जो स्लोप के ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से अटेम्प्ट करके आएंगे आप लोग। क्या हो गया है? मेल पूछे नहीं।
ये एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा यहां से स्टार्ट हो रही है। ड्रॉ ए कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेटर आपने ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस दिए गए -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। इन 4 पॉइंट से कोऑर्डिनेटर आपने ड्रॉ करना है और उनका एरिया भी कैलकुलेट करना है। कौन कौन से पॉइंट है? -4,5 नहीं, (4,5) पॉइंट्स कौन से दिए गए आपको? -4,5। नेक्स्ट पॉइंट है 0,7, इससे नेक्स्ट पॉइंट है 5 - 5। अब देखो ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट से जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक रफ डायग्राम ने कार्टेशियन प्लेन पे लेना है, रफ डायग्राम कार्टेशियन प्लेन पे लेना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा आपका? -4,5, -4,5। लो जी ये पॉइंट है क्या? -4,5। ओहो सॉरी -4,5। थैंक यू, मेरे दिमाग में यार कुछ और चल रहा है अभी ना। अगला पॉइंट क्या है? 0,7। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया है? 0,7। ये आ गया 0,7। नेक्स्ट पॉइंट आ गया 5,-5। इससे नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका -4, -2। ठीक है बेटा, ये 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, इससे ज्वाइन किया तो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर बन गए। इसका एरिया निकालना। आपने फॉर्मूला जो स्टडी किया वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। किसका स्टडी किया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला कोई डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, तो आपको इसको 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना है। चाहे आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो या इसको ज्वाइन कर लो, वो आपकी चॉइस है। मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD किसके इक्वल होगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना और उसको ऐड कर देना बेटा। अब फर्स्ट पॉइंट है A, नेक्स्ट पॉइंट है B, नेक्स्ट पॉइंट है C। इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालो साथ साथ बेटा सारे आप लोग। हाफ ऑफ 3 पॉइंट यूज करने बेटा। ये पॉइंट आपका था A, ये पॉइंट आपके पास है B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 3 पॉइंट को यूज करते हुए x1, y2 - y3, x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2 ये आगे बढ़ा आपके पास -48 प्लस 0 -10, तो हाफ ऑफ -58 का मॉड यानी 29 स्क्वायर यूनिट फर्स्ट का एरिया आ गया। ऐसे अब आपने बेटा A पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट को यूज करके नेक्स्ट एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एक पॉइंट अब ये यूज करना है, एक C और एक D, B नहीं करना। हाफ ऑफ फर्स्ट आगे बढ़ा ये -4, दिस माइनस दिस, उससे नेक्स्ट आगे बढ़ा ये 5, नाउ दिस माइनस दिस, उसके बाद आगे बढ़ा x3, नाउ दिस माइनस दिस, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? हाफ ऑफ 12 -35 -40, हाफ ऑफ
कितना आ गया ये -63, यानी 63/2, इट मीन्स स्क्वायर यूनिट्स। अब दो एरिया आ गए, फर्स्ट एरिया आया था 29 स्क्वायर यूनिट, अगला एरिया आ गया बेटा ये, टोटल कितना बन गया 60.5, कितना आ रहा है 60.5, दिस प्लस दिस, ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट चैप्टर यहीं से स्टार्ट है तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी है। ट्रायंगल का एरिया कंसेप्ट ये यूज होगा इस चैप्टर के मिसलेनियस एग्जांपल में, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल में भी ये ट्रायंगल का एरिया यूज होने वाला है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजीब सा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ना तो कोई स्लोप यूज हो रहा है ना कुछ और यूज हो रहा है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड 2a, कह रहा है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, उसका जो बेस हमारे पास है लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पर है, कुछ इस तरह से है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। एक इक्विलेटर ट्राइंगल जिसका जो बेस है वाई एक्सिस पे है और उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है, ओरिजिन पे। क्या निकालना, एक इक्विलेटर ट्राइंगल जिसका बेस बेटा हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। लो बेटा, ये आपके पास वाई एक्सिस पे बेस है, एक ट्राइंगल का जो बेस है वो वाई एक्सिस पे है और कुछ इस तरह से कि ये जो ओरिजिन है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, और ये आ गया मिड पॉइंट ओरिजिन, यहां से लेके यहां तक बेस है। अब वो कह रहा है ट्राइंगल जो बनेगा उसके वर्टिसेस निकालने, ये बता देगी साइड हमारे पास क्या है, साइड इज 2a। अब यहां पे ना एक कंसेप्ट आपका ज्योमेट्री का लगता है, क्या लगता है, इक्विलेटर ट्राइंगल पे आप किसी भी पॉइंट से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता हो। इक्विलेटर ट्राइंगल पे आप एक पॉइंट से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। अब सर ये जो ए से लेके बी तक है, जो ये साइड है, ये उसका मिड पॉइंट है या नहीं, यानी कि ये आपके पास अगर मैं देखूं ये जो साइड है इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है और ये लाइन है जो उसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है हमारे पास तीसरे वर्टेक्स से, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए तीसरे वर्टेक्स से, तो इसका मतलब तीसरा जो वर्टेक्स है वो इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। मैंने यहां से मान लो ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास बन गया ट्राइंगल, ये तीसरा पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये मैसेज ये दे रहा है कि जो तीसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। अब साइड कितनी थी, 2a, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो इसका था यहां पे डिस्टेंस हो गया a, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी डिस्टेंस कितना है, तो यार a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। साथ वाले रूम में चलो यार, देखो तो सही यार, इसके कोऑर्डिनेट, अब a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, b के निकालने हैं और c के निकालने। बताओ a के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a। b के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -a। बचा तीसरा पॉइंट सिर्फ। क्वेश्चन में क्या कहता, साइड कितनी है, तो बच्चों ये साइड आपके पास है 2a, ये साइड आपके पास है 2a, ये तो कंफर्म्ड है, और ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर गया, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और ये मिड पॉइंट है। अब मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस अगर 5 हो, सपोज 5 मान लो, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 0 होंगे। अगर ये 7 होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 7, 0।
मेरे लिए जरूरत है ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना। ये डिस्टेंस मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा नहीं पता मुझे क्या, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस ट्रायंगल में? ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, तो क्या ये वाली साइड निकाल सकता हूं मैं? निकाल सकते हैं हम लोग? तो बेटा इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया था, लेट ओसी डिस्टेंस किसके इक्वल है, अल्फा। अब अल्फा आपके लिए मिसिंग है, ठीक है। और इन ट्रायंगल ए ओ सी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल? तो बेटा ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल? बच्चों अल्फा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा की वैल्यू क्यों, इधर भी बन सकता था ट्रायंगल, वो ट्रायंगल इधर भी बन सकता था बेटा। किसने कहा इसी साइड बनेगा, इस साइड भी तो बन सकता था। तो अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, √3a कॉमा, और अगर पॉइंट यहां नहीं होगा वो यहां पर होगा, मान लो सी डैश पे, तो यहां क्या होगा, -√3a कॉमा 0। यानी एक पॉइंट तो ये आ गया बेटा, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट या तो ये होगा अदरवाइज सी होगा। क्या निकालना था ट्रायंगल के वर्टिसेस। ये आपकी ना ये थोड़ा सा नॉलेज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंप्रूव करेंगे। क्वेश्चन ये नहीं आने वाले, ये नॉलेज इंप्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन आगे भी स्टार्ट होने हैं। जो स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेसिक नॉलेज है सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये क्वेश्चन इवन 10th क्लास का है, इसको 11th की बुक में दिया गया, 10th के लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ। ये तो वेव्स चल रही हैं इसकी। चल रही है ऐसे ही है ना कुछ। चलो क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये तुम्हें पता ही है, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पढ़ा ना। लेकिन क्या कह रहा है आगे, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू, कह रहा है पी पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट ये है, ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना है तब जब पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है या पी क्यू किसके पैरेलल है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक पी पॉइंट दिया गया x1, y1, क्यू पॉइंट दिया गया आपको x2, y2। थोड़ा डिस्टेंस पी क्यू क्या बनता है वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस प्लस y2 माइनस, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ऐसे निकालते रहे हम लोग। कह रहे पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये था। अब इस पे कंडीशन लगा दी, कह रहे पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है या पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दो अलग अलग केस। और पहला केस लेते हैं हम, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना बड़ा। ये गया आपका डिस्टेंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मान लो ये रहा पॉइंट P x1, y1 और ये रहा पॉइंट Q x2, y2, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया R। बताओ बेटा ये कोऑर्डिनेट थे x1, y1, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1, और ये क्या होगा, राइट। और यही परपेंडिकुलर जो गया वो Q से भी यही गया है। जब Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q के कोऑर्डिनेट क्या थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, ओके। अब इस डायग्राम से चीज नोटिस करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सा रिलेशन कहीं बन रहा है। बच्चों x1 x2 सेम है, x1 किसके इक्वल है या नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब लाइन किसके पैरेलल होगी। तो यहां पे पी क्यू पैरेलल था वाई एक्सिस के, इसका मतलब x1 और x2 दोनों क्या हैं, इसको राइट साइड लेंगे तो x2 माइनस x1 किसके इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका डिस्टेंस, ये जो क्वांटिटी है, ये किसके इक्वल है,
इस फॉर्मूले में ये जो डिस्टेंस में क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, 0। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिजल्ट ये था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। अब बेटा ये तो है 0 प्लस में क्या बन गया रिजल्ट, क्यों बना ये, परपेंडिकुलर गया। देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x1 है और ये y1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, x2 y2, परपेंडिकुलर गया तो ये डिस्टेंस x2 है, ये y2 है। तो बेटा x1 x2 तो दोनों सेम ही है, ये किसके इक्वल आ गया, 0। अब ये आ गया y2 माइनस y1, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। हमें नहीं पता कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है, डायग्राम बनाएंगे तो दिख रहा है, बट डायग्राम ना बनाओ, हमें नहीं पता होगा कि इस पॉइंट में y1 ग्रेटर होगा या y2 ग्रेटर होगा, वैल्यू तो नहीं पता हमें इसकी, इसलिए मॉड लगा के रखना है, मॉड लगा के रखना है ताकि ये कभी नेगेटिव ना आए। डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो जरूरत ही नहीं है मॉड की, और अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप पॉजिटिव बना देगा ये। इसी केस में सेकंड पार्ट कह रहा है हमारे पास, सेकंड पार्ट में कह रहा है पी क्यू किसके पैरेलल है, यहां से थोड़ा और क्लैरिटी होती है। चलो ये देखो फिर से, ये आ गया बेटा पी क्यू डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये x1 y1 है, और ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना यार, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये क्या होगा बेटा x1, ये क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या होगा डिस्टेंस, और यहाँ ये क्या होगा, बताओ क्या y1 y2 इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो ये पैरेलल तो बनेगा ही नहीं, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो ये पैरेलल नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस इतना है, ये इसको मैं कम कर दूं या इसको बढ़ा दूं तो ये लाइन पैरेलल तो नहीं जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। पैरेलल जाने के लिए जरूरी है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। अब यहां पे y1 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल, इसको राइट साइड ले दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो पी क्यू डिस्टेंस आप निकाल रहे थे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 किसके इक्वल है, तो ये आगे बढ़ा x2 माइनस x1, क्या आ गया रिजल्ट, x2 माइनस x1 एंड शुड बी इन। आगे जो क्वेश्चन है वो सारे आ रहे हैं स्लोप के, स्लोप से रिलेटेड, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 10th का ही है। 4th रीड करना, क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड, यार x एक्सिस पे पॉइंट जब भी लेते थे उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपसे कहा गया पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। लेट p पॉइंट अल्फा कॉमा 0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। मान लिया बेटा ये पॉइंट आपका है x एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट आपके पास 7,6 और 3,4 से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। किया था 10th में क्वेश्चन है सर, क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, पी ए डिस्टेंस किसके इक्वल है और इसे यूज करके ये पॉइंट निकालना। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट, डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट,
इसे सॉल्व करना है अब। क्या आएगा बेटा ये अल्फा माइनस प्लस 36 अल्फा माइनस प्लस में ओपन के से अल्फा स्क्वायर 49 माइनस 14 अल्फा प्लस 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा प्लस 16 अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया दो 85 माइनस 14 अल्फा 25 माइनस 6 अल्फा, तो 60 आ गया किसके इक्वल, अल्फा की वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है। तो पॉइंट क्या बना बेटा, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, यानी 15/2,